Welcome back, my fantastic folks. This is Hershey, your science teacher. Today we are doing chapter number 12 and the name of the chapter is friction. So we are doing friction, or friction we all know it is a type of force, rather it is a type of contact force. So warm-up exercise, according to the law of motion, everybody continues to be in its state of rest or uniform motion along a straight line unless an external force act on it. So which means कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जब तक किसी बॉडी पर अप्लाई नहीं किया जाता तब तक वो बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी और अगर कंटिन्यूशन में है तो कंटिन्यूशन में रहेगी. सो कंटिन्यूशन में अगर है तो उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा रोकने के लिए, और अगर रेस्ट में है तो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा मूवमेंट के लिए. बट यहाँ हम बात कर रहे हैं फ्रिक्शन की. तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जिसको हम इविल फोर्स भी कहते हैं और ये हमारे लिए फ्रेंडली भी है. वो हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. और फ्रिक्शन की वजह से जो चीज़ें हैं वो मूव कर पाती है. इनफैक्ट हम जो वॉक कर रहे हैं वो वॉक हम फ्रिक्शन की वजह से कर सकते हैं. ब्रेक्स लगते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. इसके अलावा हम लिख पाते हैं बिकॉज ऑफ द पेन, तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही होता है. तो ये ईविल भी है और इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों हैं. So that we are doing in the detail. So this means that a ball moving on a horizontal surface should continue to move indefinitely as no force is acting on it. अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी अगर फ्रिक्शन नहीं होगा इनडेफिनेट टाइम के लिए, यानी कि वो कभी रुकेगी नहीं. So, but practically this does not happen. After some time the speed of the ball decreases and eventually it comes to the rest. और क्या होता है, अभी अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो देखते हैं तो जब एक बॉलर बॉल को थ्रो करता है और बैट्समैन हिट करता है तो जब ग्राउंड पर बॉल आती है तो धीरे धीरे अगर उसको कोई पकड़े ना या कैच ना करे तो धीरे धीरे क्या होती है, उसकी स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो जाती है and it comes to the rest position. So now the question is, what stopped the ball? Right? It is nothing. It is friction. Friction force की वजह से जो moving चीजें हैं वो stationary हो जाती हैं, रुक जाती हैं. So when a body moves or tends to move on another body, a force appears between the surfaces. As I told you, friction कैसा force है, contact force है, तो इसमें surfaces का contact होना must है. Like बॉल की अपनी surface है, बॉल की surface टच होनी चाहिए ग्राउंड से, तो ग्राउंड की surface प्लस बॉल की surface जब ये contact में आएंगी तो क्या होगा, फ्रिक्शन अप्लाई होगा. एंड वन मोर थिंग दैट वी हैव स्टडीड इन द क्लास 7 कि फ्रिक्शन हम हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है. जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा होता है, मोशन हो रहा होता है, उसके ऑपोजिट. लेट्स से दिस इज अ बॉल एंड इट इज द ग्राउंड एंड बॉल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन ऑन द ग्राउंड. तो मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा. राइट? सो इट वुड बी लाइक दिस. बॉल इज मूविंग ऑन द ग्राउंड, इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड फ्रिक्शन इज like this is applied on the opposite direction. और इस वजह से ये क्या काम करता है, बेसिकली इट इज़ अ रेजिस्टेंट फोर्स. तो ये चीज़ों जो मूविंग कंडीशन में होती है उनको रेजिस्ट करता है, उनके मोशन को रेजिस्ट करता है, यानी स्टॉप करता है. सो this force is called force of friction and it acts opposite to the direction of motion. Its line of action is tangential to the contacting surfaces. The magnitude of this force, this is important children की magnitude मतलब किस स्पीड से फ्रिक्शन वर्क करेगा, कितनी ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी होगी या स्लो वर्क करेगा, तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है सरफेसेस के ऊपर. जो सरफेस होती है, अगर सरफेसेस रफ हैं तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और अगर सरफेसेस स्मूथ हैं तो फ्रिक्शन
स्मूथ होगा। सो अगर हमारे घर में स्मूथ फर्श होते हैं, टाइल्स के होते हैं या जो पॉलिश्ड जिनकी सरफेस स्मूथ होती है, सो उस पर मूव करना कितना ईजी हो जाता है ना, और उसमें मतलब आपको स्लिप होने के चांसेस भी होते हैं, और स्पेशली अगर फ्लोर वेट होता है तो राइट, तो फ्रिक्शन और इंक्रीज हो जाता है। लेकिन यही अगर आप रोड पर जाओगे तो रोड पर क्या होता है, क्योंकि रफ सरफेस है तो वहाँ फ्रिक्शन होता है, ज़्यादा होता है, यानी कि मूवमेंट स्मूथ नहीं होता, राइट। सो ओल्डर आइडियाज अबाउट फ्रिक्शन फोर्स, पहले लोग क्या सोचते थे इस फोर्स के बारे में। सो इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड मोशन, बहुत लंबा समय लगा मोशन को समझने में, राइट। सो वन रीजन वाज दैट पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ फ्रिक्शन एंड द फ्रिक्शन वाज अ फोर्स। सो फ्रिक्शन के बारे में पता ही नहीं था, तो इसलिए मोशन को लोग समझ ही नहीं पा रहे थे। सो बिकॉज मूविंग ऑब्जेक्ट्स इवेंचुअली कम टू अ स्टॉप, पीपल थॉट दैट नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाज टू बी एट रेस्ट, क्योंकि हर मूविंग चीज जो मूव कर रही थी वो क्या हो रही थी, फाइनली रुक रही थी। तो पहले सब लोग क्या सोच रहे थे कि शायद नेचुरल स्टेट जो है किसी भी चीज की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो शायद रेस्ट है। जो पहले लोग ये अज्यूम करते थे, या साइंटिस्ट भी ये समझते थे कि क्या है कि अगर कोई भी चीज आकर रुक रही है, सो विच मीन्स उसका नेचुरल स्टेट जो है वो रेस्टिंग है। लेकिन ऐसा नहीं है। फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन, समथिंग अवे हेड टू पुशिंग और पुलिंग टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग। और हमें नेचुरल स्टेट किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या है, रेस्टिंग है, लेकिन उसको मूव करने के लिए हमें कंटिन्यूसली या तो उसको पुश करना पड़ेगा, या तो पुश और या फिर पुल करना पड़ेगा, राइट। तो पहले साइंटिस्ट या पहले लोग ये सोचते थे कि नेचुरल स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज रेस्टिंग सिचुएशन, और अगर हमें उसको मूव कराना है, सो वी हैव टू ईदर पुश और पुल द ऑब्जेक्ट, एंड वो कंटिन्यूस मूवमेंट होना चाहिए। सो एज सुन एज द फोर्स स्टॉप, द ऑब्जेक्ट वुड स्टॉप मूविंग। अगर आप फोर्स लगाना बंद कर दोगे, यानी पुश या पुल करना बंद कर दोगे, तो चीजें रुक जाएंगी, राइट। सो गलीलियो, ही वाज अ साइंटिस्ट, इसके बारे में हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। सो गलीलियो अंडरस्टूड दैट एन ऑब्जेक्ट इन कांस्टेंट मोशन इज एन नेचुरल एज एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अब उन्होंने क्या करा, ये थॉट ही चेंज कर दिया, वो नया कंसेप्ट लेके आए। क्या कंसेप्ट था, उन्होंने बोला कि नेचुरल स्टेट किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या है, मोशन। पहले क्या सोचते थे लोग, नेचुरल स्टेट किसी ऑब्जेक्ट की रेस्ट है। गैलीलियो ने ये बताया कि नेचुरल स्टेट किसी भी ऑब्जेक्ट की कैसी है, मोशन है। इनफैक्ट उस पर एक फोर्स वर्क करता है जो चीजों को रोकता है, राइट। सो इट वाज यूजुअली फ्रिक्शन दैट मेड मूविंग ऑब्जेक्ट स्लो डाउन एंड इवेंचुअली कम टू अ स्टॉप। सो गलीलियो ने ये बताया कि नेचुरल स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग, एंड व्हेन अ फोर्स लाइक फ्रिक्शन इट इज अप्लाइड, सो इट कम्स इनटू द रेस्ट कंडीशन। तो पहले धीरे धीरे क्या होती है, स्पीड स्लो डाउन होती है, एंड देन इट कम्स टू द रेस्ट पोजीशन। टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग, अ फोर्स हैड टू बी अप्लाइड टू ओवरकम दैट इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। सो पहले क्या लोग सोचते थे, चीजें रेस्टिंग है, फोर्स अप्लाई करो और उसको मूव करो, और वो भी कंटिन्यू होना चाहिए, राइट। कंटिन्यूएशन में अगर आप फोर्स अप्लाई करना छोड़ दोगे तो मूवमेंट बंद हो जाएगी। लेकिन गलीलियो ने इसको थ्योरी को बिल्कुल ही रिवर्स कर दिया। उन्होंने बोला कि नॉर्मल कंडीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की है मूविंग, उस पर हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है उसको रोकने के लिए, राइट। तो थ्योरी बिल्कुल चेंज हो गई, और यही फ्रिक्शन का इफेक्ट होता है। सो इफ फ्रिक्शन कुड बी रिमूव्ड, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन वुड कंटिन्यू टू मूव इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड। सो अगर कोई चीज जिस स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड का मतलब लेट्स से अगर 50 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, और अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो ऑब्जेक्ट 50 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ही मूव करता रहेगा, राइट। सो कांस्टेंट स्पीड पर कंटिन्यू मूवमेंट रहेगा अगर फ्रिक्शन नहीं है। तो फ्रिक्शन का बेसिकली वर्क क्या है, स्टॉप करना, रेजिस्ट करना, रोकना मूवमेंट को। सो इन एन एयर हॉकी गेम, एक
एयर हॉकी जो गेम होता है, द पक, एक पक होता है जो कि हवा में, क्योंकि उसका नाम ही एयर हॉकी है, सो दैट फ्लोट्स ऑन अ लेयर ऑफ एयर, सो दैट फ्रिक्शन इज ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड, उसके ऊपर फ्रिक्शन एलिमिनेटेड रहता है क्योंकि वो एयर में हो रहा है. सो एज अ रिजल्ट द पक मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विद नियरली कांस्टेंट स्पीड आफ्टर इट इज बीन हिट होने के बाद भी ये कांस्टेंट स्पीड में मूव करता रहता है बिकॉज इट इज इन एयर, राइट. और अब हम इस चैप्टर में फ्रिक्शन पढ़ेंगे सॉलिड के केस में और लिक्विड के केस में. सो फ्रिक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेस. इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेस, व्हाट डज इट मीन? इंटरलॉकिंग क्या होती है? दो चीजें आपस में लॉक हो जाती है, लाइक दिस, राइट. ये फिंगर्स को हमने इंटरलॉक कर दिया, ठीक है. सो इंटरलॉक में अगर आप देखो तो अप्स एंड डाउन्स होते हैं. इंटरलॉकिंग कहाँ होगी? अगर क्या हम पेपर के ऊपर पेपर रख के इंटरलॉक कर सकते हैं? नहीं, उसको स्टेपल जरूर कर सकते हैं बट इंटरलॉकिंग नहीं होगी. क्यों? क्योंकि वो स्मूथ सरफेस है. बट हर स्मूथ दिखने वाली चीज को अगर हम माइक्रोस्कोप में चेक करेंगे वो स्मूथ नहीं होती है, उसमें हिल्स एंड वैलीज होते हैं. सो हिल्स एंड वैलीज लाइक दिस, राइट. सो ये अप्स एंड डाउन्स होते हैं. हिल्स एंड वैलीज हर सरफेस पे होते हैं. हमें दिखता है कि सरफेस बहुत स्मूथ है विद आवर आईज, बट इफ वी सी द सरफेस इन द माइक्रोस्कोप तो कैसे लगेगी? उसमें हिल्स एंड वैलीज होते हैं, जैसे ये हिल्स एंड वैलीज होते हैं. अब ये हिल्स एंड वैलीज आपस में क्या होंगे? इंटरलॉक हो जाएंगे, लाइक दिस. तो ये क्या हो जाएगा? ये इंटरलॉकिंग है. तो कैन यू थिंक क्या इंटरलॉक होने की वजह से इसके ऊपर मूवमेंट हो पाएगा स्मूथली? अगर इस जगह पर, इन फिंगर्स के ऊपर कुछ मूवमेंट हो रहा है तो कोई भी चीज़ आप इस पर अगर मूव करा रहे हो तो डू यू थिंक अगर ये इंटरलॉक्ड है तो इसके ऊपर कोई मूवमेंट स्मूथली हो पाएगा? करेक्ट, स्मूथली नहीं हो पाएगा. तो जितने ज़्यादा रफ सरफेस होगी, यानी जितने हिल्स अप एंड डाउन्स होंगे इसके अंदर, तो क्या होता है? सरफेसेस, दो सरफेस, बिकॉज इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स. तो फ्रिक्शन में दो सरफेस होंगी. एक लाइक एग्जाम्पल बॉल का है तो बॉल की सरफेस हुई और दूसरी सरफेस ग्राउंड की हुई. तो दोनों में ही अगर हिल्स हैं, अगर दोनों की ही दिख रहा है कि हमें वो स्मूथ सरफेसेस हैं, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उनमें भी हिल्स एंड वैलीज होते हैं. तो वो क्या होते हैं? वो इंटरलॉक हो जाते हैं. तो जब इंटरलॉक हो जाएंगे तो मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगा. धीरे धीरे करके स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी और जब फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाएगा, राइट. सो दिस इज ओनली द फ्रिक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेसेस. ये यही है. सो जितना ज़्यादा इंटरलॉकिंग हो जाएगा चीज़ों में, सरफेसेस में, उतना ही स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी. द सरफेस ऑफ द बॉडी आर नेवर परफेक्टली स्मूथ. So even a very smooth surface seen under a microscope, it is found to have a depressions and projections. Depression and projections, hills and valleys. Don't worry about this. ठीक है? So ups and downs, right? So shown in the adjoining figure. So ये एक smooth surface का microscopic view है. You can see ये छोटी छोटी projections हैं. So डिप्रेशंस एंड प्रोजेक्शंस, ये आपको बहुत क्लियरली दिख रही है. ये एक सरफेस है, लेट्स से ये ग्राउंड सरफेस है और उसके ऊपर ये बॉल की सरफेस है. तो अब क्या होगा? ये ये भी रफ है सरफेस. तो अब क्या होगा? ये इंटरलॉक्ड हो जाएंगी. सो जब चीज़ें इंटरलॉक्ड हो जाती है, लॉक, नाम भी क्या है इसका? लॉक. सो जब ये चीज़ें इंटरलॉक यानी एक के अंदर एक चीज़ फंस जाएगी तो क्या मूवमेंट स्मूथली हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, राइट. सो द इंटरलॉकिंग ऑफ द इरेगुलरिटीज, इनको क्या बोलते हैं? इनको हम इरेगुलरिटीज भी कहते हैं क्योंकि रेगुलर नहीं है, क्योंकि स्मूथ सरफेस नहीं है. स्मूथ दिख रही है बट माइक्रोस्कोप में अगर हम देखें तो वो इरेगुलर सरफेस है, यानी कि इसमें डिप्रेशंस एंड प्रोजेक्शंस हैं जो इंटरलॉक हो जाएंगे और इसकी वजह से मूवमेंट जो है वो रुक जाएगा और यही फोर्स जो है वो फ्रिक्शन कहलाता है, राइट. सो फैक्टर्स ऑन विच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड, किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन यानी रुकना, राइट. सो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है? पहला, ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
टू द वेट ऑफ द बॉडी। तो वेट ऑफ द बॉडी यानी जो ऑब्जेक्ट है, जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा उतना ही मूवमेंट स्लो हो जाएगा, यानी उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, राइट। सो आप 1 kg आप बहुत इजीली लिफ्ट कर लोगे, 2 kg मे बी थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा, 3 kg 5 kg, बट अगर आप 2 kg को कंपेयर करो 10 kg से, तो 10 kg को लिफ्ट करना कितना मुश्किल होगा, राइट। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस। और यही चीज़ फ्रिक्शन के केस में होती है, और जब हम उठाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, और हम उसको अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करा रहे हैं तो हमारी स्पीड भी बहुत स्लो होती है कंपैरेटिवली, अगर हमारे पास 1 किलो या 2 किलो सामान है लिफ्ट करने के लिए, राइट। तो सिमिलरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब सीधा कनेक्टेड है। अगर वेट ज़्यादा है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, अगर वेट कम है तो सीधा कम होगा, यानी स्मूथ मूवमेंट हो जाएगा। और ये हम देखते भी हैं, अगर कोई एक हैवी लेट्स से आपके पास टेबल है रूम में, आप उसको फोर्स लगा के दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हो, मूव कर रहे हो, तो अगर वो बहुत हैवी है, लेट्स से एक अलमीरा है और एक टेबल है, तो आप किसको स्मूथली मूव कर पाओगे? ऑब्वियसली हम टेबल को बहुत इजीली स्मूथ कर पाएंगे क्योंकि टेबल का वेट कम है, और कंपैरेटिवली जो अलमीरा है वो बहुत हैवी है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तब वो मूव करेगी, और उसमें उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन है। सो फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट। नेक्स्ट इज force of friction depends on the nature of the surface in contact with each other। अगर स्मूथ है तो फ्रिक्शन क्या होगा? कम होगा, यानी स्मूथ चीज़ों पे आराम से मूवमेंट हो जाता है ना, तो अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम होगा, और अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। अगर आप रोड पे किसी चीज़ को घसीटोगे तो उसमें कितनी मुश्किल आएंगी, क्योंकि रोड की सरफेस बहुत हार्ड है, राइट। और यही अगर आप अपने घर में, यानी जो स्मूथ जो प्लेन आपका फ्लोर है उसके ऊपर अगर आप किसी चीज़ को पुल करोगे तो उसमें कंपैरेटिवली इजी होगा, राइट। तो सरफेसेस पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन। स्मूथ सरफेसेस, जो 2 सरफेस है, जो एक तो ऑब्जेक्ट है और दूसरा जो नीचे ग्राउंड है या फ्लोर है, जो भी है, तो 2 सरफेसेस अगर रफ है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, यानी कि मूवमेंट कम होगा। फ्रिक्शन ज़्यादा होना मतलब मूवमेंट कम होना, वो बहुत धीरे धीरे मूव करेंगी, और अगर स्मूथ सरफेसेस हैं तो फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ द सरफेस। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि एरिया ऑफ द सरफेस, सो जो ऑब्जेक्ट है उसका कितना एरिया टच हो रहा है। सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी इन कॉन्टैक्ट। सो कितना एरिया कॉन्टैक्ट में है, that does not make any difference. So next is types of friction। कितने टाइप के होते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, और हम लिक्विड्स में भी फ्रिक्शन पढ़ेंगे। So first is static friction। So if you have ever tried pushing something heavy like a refrigerator, एक आपके घर में फ्रिज है, वो बहुत भारी होता है, फ्रिज को अगर आप क्या करो? पुश करो, यानी उस पर फोर्स लगाओ, उसको एक जगह से दूसरी जगह। बहुत बार होता है हमें पोजीशन चेंज करनी पड़ती है, हम अपना इंटीरियर चेंज कर रहे हैं, सो वी आर चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द आइटम्स। तो रेफ्रिजरेटर को पुश करो, सो यू माइट हैव डिस्कवर्ड दैट नथिंग हैपेंड एट फर्स्ट। सो सबसे पहले जब आप फोर्स लगाते हो तो वो कुछ नहीं होता उस पर, वो हिलता नहीं है, राइट। सो देन एज यू पुश हार्डर एंड हार्डर द ऑब्जेक्ट विल सडनली स्टार्ट टू मूव। अब आपने और ज़्यादा ताकत लगाई और ज़्यादा लगाया तो अचानक से हल्का सा मूवमेंट आता है, और उसके बाद जब आप फोर्स लगाते हो तब वो मूव करता है। So when you first start to push, friction between the heavy refrigerator and floor oppose the force you are exerting and net force is 0। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई चीज़ रुकी हुई है, स्टेशनरी है, और ज़्यादातर हेवी ऑब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो अभी हमने प्रॉपर्टीज़ जो देखी थी फ्रिक्शन की, उसमें क्या था कि
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। तो रेफ्रिजरेटर क्योंकि एक हैवी आइटम है, जो वो ऑलरेडी रेस्टिंग पोजीशन है इतने टाइम से, सो व्हेन यू आर फर्स्ट पुशिंग टू चेंज इट्स पोजीशन, यू आर पुशिंग, तो इनिशियल जब आप उसको पुश करेंगे तो वो मूवमेंट उसमें नहीं होगा, वो मूव नहीं करेगी। उसके बाद जब आप और ज़्यादा उस पर फोर्स लगाओगे तब वो थोड़ा सा मूव करती है और उसके बाद उसमें मूवमेंट आता है। तो नेट फोर्स इज जीरो का मतलब जो हम फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि हमें एक ही डायरेक्शन में मूव करना है, राइट। सो फोर्स ऑफ डायरेक्शन, यहाँ फोर्स हम इधर लगा रहे हैं और फ्रिक्शन फोर्स इस साइड में लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट वी नो। तो नेट फोर्स क्या है, जीरो हो जाता है। द टाइप ऑफ फ्रिक्शन दैट प्रिवेंट्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है रुका हुआ। सो जब कोई चीज स्टेशनरी है यानी कि वो इंटरलॉक्ड हो गई हैं चीजें, दोनों सरफेसेस इंटरलॉक हैं, इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्टिंग मोशन में है, रेस्टिंग पोजीशन में है और आप उस पर पुश लगाते हो, बट वो स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम पे जैसे मूव नहीं करती है, मे बी सेकेंड में भी ना करे, फिर आपको और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। सो जब आप ज़्यादा फोर्स उस पर अप्लाई करोगे देन इट मूव्स, राइट। सो स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब हुआ जो रेस्टिंग कंडीशन पर, रेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स पर लगता है। नेक्स्ट इज स्लाइडिंग। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स ऑफ टू सरफेसेस। तो हमें मालूम है सारी चीज़ें, जितने भी चीज़ें हम अपनी सराउंडिंग्स में देखते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? करेक्ट, एटम। हर चीज़ एटम से मिलकर बनी हुई है और एटम सॉलिड में भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं और गैसेस में भी होते हैं। और सॉलिड में तो बहुत पास पास होते हैं, साथ साथ होते हैं, उनके बीच में गैप ही नहीं होता है। तो सॉलिड सरफेसेस की बात कर रहे हैं हम, दो सॉलिड सरफेस जैसे रेफ्रिजरेटर था और ग्राउंड था, तो जो एटम्स हैं वो इंटरलॉक्ड हो जाते हैं, यानी आपस में अट्रैक्ट कर लेते हैं। जो atoms on the two surfaces that are in contact, so this cause the surface to stick or weld together, they are in contact। जो अब कांटेक्ट में आ जाएंगे और अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? इंटरलॉकिंग हो जाएगा और क्या होगा? चीज रुकी रहेगी। सो दिस इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन। So usually as the surface gets rough and objects gets heavier, क्योंकि जो weight है वो directly proportional है फ्रिक्शन के, सरफेसेस जितनी रफ होंगी उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन होगा और उसके ऊपर जितना ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। सो द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी larger. To move the object you have to exert a force large enough to break the bonds holding two surfaces together. अब इस बॉन्ड, क्योंकि जो चीज़ें बॉन्ड हो गई हैं, इंटरलॉक्ड हो गई हैं, अब इस बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है ना। सिंगल चीज़ को तो बहुत इजीली मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर सरफेस भी रफ है, तो और ज़्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स एग्जर्ट करना पड़ेगा, तभी वो मूव कर पाएगी, राइट। तो दिस इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। नाउ कंसीडर अ ब्लॉक ऑफ वुड लाइंग ऑन द हॉरिजॉन्टली, एक टेबल है, इसके ऊपर एक वुड का पीस रखा हुआ है। सो इफ नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एज द ब्लॉक ऑफ वुड इज स्टेशनरी, अगर इस पर कोई फोर्स नहीं, यानी अगर आप इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, यानी पुश नहीं करोगे, पुल नहीं करोगे, तो क्या होगा? ये जो वुडन का पीस है वो एज इट इज रखा रहेगा, स्टेशनरी रहेगा, यानी कि मूव नहीं करेगा। पुश द ब्लॉक लाइटली विद द हैंड, द ब्लॉक डज नॉट मूव बिकॉज द फोर्स अप्लाइड बाय द हैंड इज एग्जैक्टली बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन। तो अब क्या है, अगर ये रखा हुआ है इस पर बहुत टाइम से, तो हम पहली बार जब हल्का सा इसको पुश करेंगे तो ये मूव नहीं होगा, क्योंकि हम स्टैटिक का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का, तो ये मूव नहीं होगा। फिर हमें और ज़्यादा क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा, तब ये मूव होगा, राइट। सो नाउ पुश द ब्लॉक लिटिल हार्डर, still the block does not move as the force of friction increases so as to become equal and opposite to applied force.
अब हमें और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी ये वुड जो है मूव करेगा. सो दस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हैज़ अ रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ एडजस्टिंग इट्स मैग्नीट्यूड. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है. सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब अपने आप बढ़ता है और कम होता है. सो इट इज सेल्फ एडजस्टिंग इट्स मैग्नीट्यूड सो एज टू बिकम एग्जैक्टली इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स टेंडिंग टू द प्रोड्यूस मोशन. तो पहले हमने हल्का सा पुश जब किया तो ये मूव नहीं किया, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया. एडजस्ट कर लिया यानी कि उसने मूव नहीं होने दिया. जिस फोर्स से हमने पुश किया था उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया और वो उसी लेवल पर आ गया. फिर हमने थोड़ा और फोर्स लगाया और उसको फिर पुश किया, अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि क्या हुआ, स्टैटिक फोर्स ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया. राइट. अब उसके बाद जब हम और ज़्यादा, यानी कि एक लिमिट होती है स्टैटिक फोर्स को एडजस्ट करने की, जब उस लिमिट की बियॉन्ड जाकर हम पुश करते हैं यानी कि फोर्स लगाते हैं, तब ही मूवमेंट होता है. सो आप ये भी बोल सकते हो, पहली चीज़ हमने सीखी स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि अगर कोई हैवी आइटम है वो बहुत टाइम से स्टेशनरी है, कोई भी चीज़ स्टेशनरी है तो उसको फर्स्ट मूवमेंट देने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, यानी कि वो स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से एक जगह पर है. और इसके ऊपर सेकंड पॉइंट हमने सीखा, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है. जब हम पुश करेंगे तो वो फ्रिक्शन अपने आप एडजस्ट होगा, वो फिर भी क्या करेगा, उसको रोक के रखेगा, उसको मूव नहीं करने देगा. हमने थोड़ा सा और हार्ड पुश किया तब भी उसने एडजस्ट कर लिया. मे बी थर्ड टाइम और मे बी फोर्थ टाइम वो उस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए अलाउ करता है, क्योंकि हमने उसकी लिमिट से ज़्यादा, जितना उसने अपने आप को एडजस्ट किया उस लिमिट से ज़्यादा हमने अपना फोर्स अप्लाई किया. राइट. However, after certain limit, the force of friction cannot increase further if the applied force exceed. जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो अगर एक्सीड कर जाता है किससे, फ्रिक्शनल फोर्स यानी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की लिमिट से, then the block starts moving due to two forces. The forces of friction and applied force are not balanced. हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में फोर्सेस में कि बैलेंस्ड फोर्सेस एंड इम्बैलेंस्ड फोर्सेस. बैलेंस्ड फोर्सेस हैं कि दो फोर्सेस अगर सेम लेवल पर अप्लाई हो रहे हैं तो बैलेंस हो जाते हैं, बट अगर इम्बैलेंस यानी एक डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा है दूसरी डायरेक्शन से फोर्स कम है तो वो इम्बैलेंस होता है. हमने माइनस भी किया था 30 न्यूटन 50 न्यूटन वाला एग्जाम्पल जो देखा था, जो इम्बैलेंस फोर्स. तो फोर्स को इम्बैलेंस करना ज़रूरी होता है कब, स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में, यानी कोई चीज़ स्टेशनरी है, बहुत टाइम से स्टेशनरी है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वो फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स उस पर अप्लाइड है, एंड बिकॉज ऑफ दिस जब हमने उसको मूव किया उसने उसको मूव नहीं किया क्योंकि वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है. उसके बाद हमने दोबारा थोड़ा सा और हार्ड पुश किया तब भी मूव नहीं होने दिया. थर्ड टाइम हमने और हार्ड पुश किया, देन इट इज़ नॉट मूविंग. अब क्या होगा कि हमें एक लिमिट है क्योंकि सेल्फ एडजस्ट कर रहा है, अब हम और ज़्यादा फोर्स जब लगा के उसको पुश करेंगे यानी कि फोर्स इम्बैलेंस हो जाएगा. फोर्स इम्बैलेंस का मतलब हुआ कि जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है और जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं मस्कुलर फोर्स, तो मस्कुलर फोर्स ज़्यादा हो गया है कंपैरेटिवली स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के, और अब ये इम्बैलेंस हो गया. बैलेंस और इम्बैलेंस में लो, अगर यहाँ पे भी 5 कीजिए यहाँ पर भी 5 कीजिए, दोनों तरफ अगर हम इसको वेट करेंगे तो ये बैलेंस रहेगी. लेकिन अगर यहाँ 10 kg हो गया और यहाँ 5 kg रह गया तो ये क्या होगा, ये उल्टा कर दिया मैंने, ये 10 kg है ये 5 kg है, तो 10 kg वाला नीचे हो जाएगा और 5 kg वाला ऊपर हो जाएगा, और ये हो गया इम्बैलेंस. राइट. तो जब हम वेट करते हैं तो ये हो गया इम्बैलेंस, और अगर 5-5 है तो ये बैलेंस है. तो हमें ज़्यादा मस्कुलर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा स्टैटिक फ्रिक्शन को ब्रेक करने के लिए. राइट. नाउ नेक्स्ट फ्रिक्शन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और इसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं. अगर एक बार चीज़
कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट में आ जाता है तो सिंपल जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एज सिंपल एज दैट। व्हाइल स्टैटिक फ्रिक्शन कीप्स एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्लो डाउन एन ऑब्जेक्ट्स दैट स्लाइड। सो इसके ऊपर ये ग्राउंड है, इसके ऊपर बॉल स्लाइड करिए। पहले रुकी हुई थी, हमें फोर्स लगाया क्योंकि वो स्टैटिक कंडीशन में, रेफ्रिजरेटर सॉरी, क्योंकि बॉल तो मूवमेंट स्टेट में थी, उस पर अभी स्टैटिक फोर्स अप्लाइड नहीं है। स्टैटिक फोर्स अप्लाइड होता है जब कोई चीज़ बहुत टाइम तक रेस्टिंग मोशन में रहती है, राइट। अब उसको आपको मूवमेंट में आप ले आए, तो जब आप मूवमेंट में ले आओगे तो क्या होगा, अगर वो अभी रुकी हुई कंडीशन में भी है तो भी वो इंटरलॉक नहीं हो पाएगी, इतनी जल्दी इंटरलॉकिंग नहीं होगी, यानी एटम्स में अट्रैक्शन नहीं होगा। अब क्या होगा, जब हम वो अभी मूव करिए लेकिन अब फ्रिक्शन की वजह से वो रुक गई है, तो अब उस पर हम हल्का सा फोर्स और लगाएंगे तो वो मूव करने लग जाएगी। तो इफ इट इज मूविंग देन इट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दैट्स इट। सो स्टैटिक फ्रिक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो गया। सो पुश एन ऑब्जेक्ट अक्रॉस अ रूम, यू नोटिस दैट स्लाइडिंग फ्रिक्शन between the bottom of the object and the floor, you have to keep pushing to overcome the force of sliding friction. So sliding friction is due to the microscopic roughness of two surfaces. वही चीज़ जो हमने देखा था कि माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो surfaces कैसी हैं, रफ हैं, जो इंटरलॉकिंग की वजह से जो सरफेसेस हैं वो इंटरलॉक हो जाती हैं, यानी कि अप्स एंड डाउन्स, हिल्स एंड वैलीज जो होते हैं उनकी वजह से क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन अप्लाई होता है और चीज़ें मूव नहीं करती हैं उतना स्मूथली, राइट। सो स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में वी आर क्लियर, वी ऑल आर क्लियर विद दीज टू फ्रिक्शंस, कोई डाउट नहीं है, करेक्ट। Okay, so sliding friction is due to the microscopic roughness of two surfaces. A force must be applied to move the rough areas of on one surface pass to the rough areas to the other. तो हमें एक चीज़ को एक सरफेस पे हमें क्या करना पड़ेगा, मूव कराने के लिए उसको पुश या पुल करना पड़ेगा। A sliding friction force is produced when the brake pads in the car's brakes rub against the wheel. इसका एग्जाम्पल है, कार मूवमेंट में है, कार चल रही है और हमें अब कार रोकनी है तो हमें क्या करने हैं, ब्रेक्स अप्लाई करने पड़ते हैं। तो वो ब्रेक्स क्या करते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोक देते हैं, राइट। सो द फोर्स स्लोज द कार, बाइसिकल ब्रेक्स वर्क्स इन द सेम वे। तो जो भी व्हीकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, चाहे वो मैकेनिकल एनर्जी से कर रहे हैं या मस्कुलर एनर्जी से, क्योंकि साइकिल मस्कुलर एनर्जी से करती है, क्योंकि हम अपनी मसल्स यूज़ करते हैं उसको राइड करने के लिए। तो हम जैसे ब्रेक्स लगाते हैं तो ब्रेक्स लगाने पर क्या होता है, वो स्लो डाउन हो जाती है और फिर रुक जाती है। सो माइक्रोस्कोपिक रफनेस इवन ऑन सरफेस दैट सीम स्मूथ सच एज द ट्रे एंड मेटल शेल्फ कॉजेज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो जितना ज़्यादा रफ स्पेस होगा सरफेस उतना ज़्यादा स्लाइडिंग या मूवमेंट कम होगा, जितना स्मूथ होगा उतना स्लाइडिंग और मूवमेंट इजी होगा। नेक्स्ट इज रोलिंग फ्रिक्शन। सो आपने देखा होगा रोलिंग का यूज़ कहाँ होता है, हम बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि जो चीज़ें हमें लगती हैं जो हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके नीचे हम छोटे छोटे व्हील्स लगा देते हैं। सो व्हील्स लगाने से कैसे होता है, जो मोशन होता है वो आराम से हो पाता है, क्योंकि उसका एरिया ऑफ कंटैक्ट जो है वो कम हो जाता है और चीज़ मूविंग इजीली, यानी हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ता। जैसे हमारे बैग्स होते हैं, बड़े बड़े सूट केसेस होते हैं, उसके नीचे व्हील्स लगे होते हैं, बड़े बड़े टेबल्स हैं और बहुत सारी टीवी ट्रॉलीज हैं, उनके नीचे व्हील्स लगे होते हैं। सो जिन भी चीज़ों के नीचे, आजकल सिलेंडर जो गैस सिलेंडर्स होते हैं, एलपीजी सिलेंडर्स, वो बहुत भारी होते हैं, तो स्टैंड आता है उसके ऊपर, वी कैन कीप द गैस सिलेंडर्स, तो उनके नीचे भी व्हील्स होते हैं ताकि मूवमेंट ईजी हो पाए। सो अनदर टाइप ऑफ फ्रिक्शन विच इज रोलिंग फ्रिक्शन इज नीडेड टू मेक अ व्हील और टायर टर्न, राइट। सो आराम से मूवमेंट हो पाता है। रोलिंग फ्रिक्शन अकर्स बिटवीन द ग्राउंड एंड द पार्ट ऑफ द टायर टचिंग द ग्राउंड। सो टायर है वो भी क्या होते हैं, रोल होते रहते हैं। साइकिल के टायर हैं, कार्स के टायर हैं, जिस भी चीज़ के टायर्स हैं वो क्या होते हैं, वो रोल होते हैं। सो रोलिंग का है तो सरफेस टच हो रही है, टायर की सरफेस और नीचे ग्राउंड की सरफेस, एज शोन इन फिगर। रोलिंग फ्रिक्शन कीप्स द टायर
फ्रॉम स्लिपिंग ऑन द ग्राउंड। सो अब क्या है, टायर सरफेस से टच है और फ्रिक्शन क्या कर रहा है, यानी कि ये रोलिंग फ्रिक्शन उसको स्लिप होने से बचा रहा है। सो इफ द बाइसिकल टायर्स आर रोलिंग फॉरवर्ड, rolling friction exert the force onto the tire that pushes the bicycles backward। so हमें इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है, क्यों मुश्किल होती है जब हम बाइसिकल को चलाते हैं, और उसमें भी अगर बाइसिकल खड़ी है और फर्स्ट टाइम हम पेडलिंग कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम का मतलब अभी हमने चलाना स्टार्ट किया है और हम पेडलिंग करते हैं, तो उसमें हमें ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ता है फर्स्ट टाइम उसको मूवमेंट देने के लिए। तो आप समझ सकते हो वो कौन सा, स्टैटिक मूवमेंट। और उसके बाद जब वो मूव कर रही है देन इट इज द मोशन। कौन सा मोशन चल रहा है, स्लाइडिंग मोशन चल रहा है। अब क्योंकि ये स्लाइडिंग नहीं है, ये रोल कर रहा है, एक तो सीधा जाना, ये रोल कर रहा है टायर्स पे। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। और इसी को, क्योंकि हमें टायर को क्या करना है, आगे ले जाना है, बाइसिकल राइड करनी है, तो हमें मस्कुलर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा कंटिन्यूएशन में। तो फ्रिक्शन भी तो लग रहा है, सरफेस क्या कर रही है, रोलिंग फ्रिक्शन अप्लाई कर रही है, और रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, अप्लाई होता है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, उसका डायरेक्शन हमेशा मोशन के ऑपोजिट ही होता है, राइट। तो सरफेस क्या कर रही है, रोलिंग फ्रिक्शन अप्लाई कर रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है कि वो बाइसिकल आगे जाए, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन उस बाइसिकल को आगे जाने से रोक रहा है और पीछे की तरफ खींच रहा है, और हम उस पर मस्कुलर फोर्स अप्लाई करके उसको आगे चला रहे हैं, राइट। सो फोर्सेस ऑन द टायर्स दैट पुशेस द बाइसिकल्स बैकवर्ड, यानी कि वो हमें पीछे की तरफ खींचता है, बाइसिकल को आगे नहीं जाने देता। It is usually easier to pull a load on a wagon or cart that has wheel rather than to drag the load along the ground। अगर हम चीज़ें ग्राउंड से ऐसे खिसका खिसका के लेके जा रहे हैं तो उसमें ज़्यादा मस्कुलर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है कंपैरेटिवली हम उसको किसी कैरियर पे ले आएँ जिसके नीचे व्हील्स लगे हों। जैसे अगर हम बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं और उस वहाँ पर क्या मिलती है, हमें बास्केट्स मिलती हैं जिसके नीचे व्हील्स लगे होते हैं, ताकि जो जो हम अपनी शॉपिंग कर रहे हैं वो उसमें डालते जाएं एंड देन वी कैन ईजिली टेक दिस थिंग्स टू द बिलिंग काउंटर, राइट। तो वो ईजी होता है, उसमें मस्कुलर फोर्स हमें अप्लाई ज़्यादा नहीं करना पड़ता, करना तो पड़ता है बट कम। दिस इज बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स एंड द ग्राउंड इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन द लोड एंड द ग्राउंड। सो क्या है कि जो ग्राउंड है, ग्राउंड पर रोल कर रहा है, जो व्हील्स हैं वो टच में हैं सरफेस के, और व्हील्स क्योंकि रोल कर रहे हैं इसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट ईजी हो जाता है। नाउ फ्लूइड फ्रिक्शन यानी कि लिक्विड्स में जो फ्रिक्शन लगता है उसको फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। एज इन द केस ऑफ सॉलिड, फ्लूइड सर्फेसेस आर ऑल्सो रेजिस्टेंस फॉर मूवमेंट, राइट। सो पानी में भी फ्रिक्शन लगता है, पानी में तभी जब हम स्विम करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मस्कुलर फोर्स लगाना पड़ता है, पानी हमें आगे जाने से रोकता है, राइट। सो इसलिए हमें मस्कुलर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है एंड देन वी मूव अहेड और हम स्विम कर पाते हैं। सो दिस रेजिस्टेंस एग्जिबिट बाय द फ्लूइड सरफेस, दिस इज कॉल्ड फ्लूइड फ्रिक्शन। सो फ्लूइड फ्रिक्शन इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ फ्लूइड अगेंस्ट इट्स फ्लो, राइट। सो फ्लो में जाने से हमें रोकता है, आगे की तरफ फ्लो नहीं करने देता, पीछे रोकता है। सो एक एक्टिविटी है, ड्रॉप अ कप ऑफ वाटर ऑन अ प्लेट। आपके पास एक प्लेट है, उसके ऊपर आपने पानी डाला, ड्रॉप अ कप ऑफ वाटर, एक कप में पानी भरा और उस प्लेट में डाल दिया। एंड एक प्लेट आपने ली जिसमें आपने एक कप ऑयल डाला, राइट। सो यू विल नोटिस एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। क्या नोटिस करोगे? इन द प्लेट ऑन विच द वाटर इज पोर्ड, द वाटर स्प्रेड्स फास्ट अलॉन्ग द डायमीटर, डायमीटर यानी पूरी प्लेट में पानी आराम से और बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा, राइट। एक प्लेट लो, प्लेट में और एक कप पानी डालो, तो डालते ही विदिन अ सेकेंड वो पूरी की पूरी डायमीटर यानी पूरी प्लेट में इजीली फैल जाएगा। If you notice the cup, you will see only a negligible quantity of water drops on the surface
ऑफ द एम्प्टीड कप। और अगर आप खाली कप देखोगे तो आपको उसमें पानी 1 या 2 ड्रॉप्स ही मिलेगा और ज़्यादा पानी उसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने सारा पानी प्लेट में डाल दिया। अब इसके ही रिस्पेक्ट में अगर आप देखो कि जिस कप में आपने ऑयल लिया था उसको अगर आप उसी सेम मेटल की प्लेट पर और उतनी ही बड़ी प्लेट पर अगर आप पोर करोगे, एक तो उसकी स्पीड, पोरिंग स्पीड कम होगी, दूसरा वो क्या करेगा, बहुत आराम से, मतलब कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लेगा, वाटर के कंपैरेटिवली ऑयल ज़्यादा टाइम लेता है स्प्रेड होने के लिए, राइट। सो ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर प्लेट द ऑयल स्प्रेड स्लोली along the diameter, and if you notice the cup you will see the considerable quantity of oil still left कहाँ, on the surface of the emptied cup। जो आपने कप में जिसमें ऑयल फिल किया था उस कप में अभी भी काफ़ी सारा ऑयल लगा हुआ है और पानी सिर्फ 1 या 2 ड्रॉप्स ही लगी हुई होंगी, 3 ड्रॉप्स होंगी, थोड़ा बहुत ही पानी होगा। बट अगर आप ऑयल देखोगे तो ऑयल बहुत ज़्यादा होगा और ऑयल क्या करेगा, ज़्यादा टाइम लेगा स्प्रेड होने में। So the phenomena described above tells us the fluid do offer resistance to the movement, which is also called fluid friction, and the quantum of fluid friction depends on the nature of the fluid। So fluid की density पर, यानी nature कैसा है, कितना thick है कितना thin है, उस पर भी depend करता है। Next is examples of fluid friction। Suppose there is a wet surface between 2 thin glass plates। कांच की 2 प्लेट्स हैं, पतली हैं, और वो प्लेट्स आपस में एक के ऊपर एक अगर आप रखते हो और वो प्लेट्स गीली हैं, अभी सूखी नहीं है, राइट। So you may find that plates get stuck and the bottom plates does not fall when you hold only the top plate। So अगर आप 2 प्लेट लेते हैं, सपोज वो मोस्टली हम जब यूटेंसिल्स क्लीन करते हैं, उनको वॉश करते हैं, तो अगर कोई गीली चीज़ एक के अंदर एक फंस जाती है तो उनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट, क्योंकि वो एक दूसरे को होल्ड कर लेती हैं। तो फ्लूइड में भी फ्रिक्शन होता है। सो दिस इज ड्यू टू द फ्लूइड फ्रिक्शन दैट ओवरकम्स द टेंसल स्ट्रेस, the weight acting on the bottom of the plate। Next is dynamic fluid friction। Dynamic fluid friction क्या होता है, is much lower in magnitude। इसकी जो magnitude है यानी capacity है वो कम है to the sliding friction of solid। जो कि solids में क्या होता है, sliding friction होता है, और डायनेमिक फ्लूइड फ्रिक्शन जो है इसकी मैग्नीट्यूड कंपैरेटिवली कम होती है किसके, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के। सो फॉर दिस रीजन सम फ्लूइड्स आर यूज्ड एज लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स यानी थिक फ्लूइड्स होते हैं, मशीन्स होती है, मशीन के जो 2 पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं, तो क्या होता है जैसे जैसे टाइम बीतता है, जब ये मूवमेंट होता है तो ये आपस में जो मेटल्स हैं वो टकराते हैं, फ्रिक्शन होता है, तो पार्ट्स क्या होते हैं, डैमेज होते जाते हैं, ठीक है। सो डैमेज होने की वजह से क्या होता है, एक तो जो सरफेस है वो रफ होती जाएगी, रफ होने की वजह से क्या होगा, आराम से मशीन वर्क नहीं कर पाती, राइट। सो बहुत बार हम देखते हैं हमारे सीलिंग फैन में आवाज़ आनी शुरू होती है, तो जब हम इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं तो वो क्या करता है, उसकी ऑयलिंग कर देता है, ग्रीसिंग कर देता है। तो ऑयल और ग्रीस से क्या होता है, जो हिल्स एंड वैलीज थे ना, जो अप्स एंड डाउन्स थे, उनके अंदर ऑयल फिल हो जाता है और सरफेस स्मूथ हो जाती है, और फिर ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर बहुत ईजिली मूव कर पाती हैं। So surfaces of sliding or rotating objects, the contact surfaces then become 2 sets of surfaces। So solid to fluid contact and fluid to solid contact, because the fluid friction is less in each set, the overall sliding friction gets reduced। So इतना लंबा लैंग्वेज का क्रक्स जो मैंने आपको बताया वो यही था कि हम सरफेसेस को स्मूथ करने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे मशीन्स या जो पार्ट्स होते हैं जो आपस में कांटेक्ट में होते हैं, क्योंकि 2 सरफेसेस का कांटेक्ट होना ज़रूरी है, तो जब वो कांटेक्ट में होंगे तो रब होंगे, आपस में रब होंगे। सो रब होने की वजह से क्या होगा, सरफेसेस में रफनेस आ जाएगी। सो अगर हम उस पर ऑयलिंग कर देंगे, उसको लुब्रिकेटिंग कर देते हैं, तो ऑयल क्या होता है, उन सरफेसेस में, हिल्स एंड वैलीज में फिल हो जाता है, सरफेस स्मूथ हो जाती है और मूवमेंट इजी हो जाता है। नाउ वी हैव द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो इफ फ्रिक्शन फोर्स को
फ्रेंड भी बोलते हैं और ईविल भी बोलते हैं, इट इज़ अ ईविल फोर्स। सो एडवांटेजेस क्या हैं? ड्यू टू फ्रिक्शन वी आर एबल टू वॉक ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, इसी की वजह से हम वॉक कर पाते हैं, हम खड़े रह पाते हैं क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमें रोक रहा है। अदरवाइज हम कंटिन्यूस स्पीड में अगर कोई चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, राइट। सो द ब्रेक्स अप्लाइड इन ऑटोमोबाइल्स वर्क ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन। जो ब्रेक्स अप्लाई होते हैं दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, नेल्स, स्क्रूज, द वुडन बोर्ड्स आर हेल्ड टुगेदर ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो दो बोर्ड्स को जब हम जोड़ते हैं तो कैसे करते हैं, उसके अंदर नेल्स लगा देते हैं, कीले लगाकर उसको टाइट कर देते हैं, तो बट वो फिर भी फ्रिक्शनल फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से दो बोर्ड्स जो हैं वो आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं। द फाइबर्स और थ्रेड्स आर हेल्ड टुगेदर ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये सब एडवांटेजेस हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस क्या है? इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन अ लॉट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टियर ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट्स। तो जब एक दूसरे के ऊपर कोई चीज ऐसे रब होती है या मूव करती है, जब दो सरफेसेस आपस में टच होते हैं तो क्या होगा? वियर एंड टियर, यानी चीज़ें खराब होंगी यानी कि रफ होती जाएंगी और डैमेज होती जाएंगी, राइट। तो फ्रिक्शन का ये नुकसान है कि वो वियर एंड टियर, जैसे कि हमारे अगर हम स्लीपर्स पहनते हैं, स्लीपर्स पहन के या शूज़ पहन के जब हम वॉक करते हैं, या टायर्स हैं हमारे व्हीकल्स में, तो जब वो कंटिन्यूस क्या होते हैं, टच में रहते हैं किसके? ग्राउंड सरफेस के, तो क्या होता है धीरे धीरे जब टायर्स की भी एक लिमिट है उसके बाद वो टायर्स घिस जाते हैं। तो बात कर रहे हैं हम वियर एंड टेयर। तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या होता है, जो चीज़ें हैं वो वियर एंड टेयर यानी कि डैमेज होती जाती है, खराब होती जाती है। सिमिलरली शूज़ के साथ है, सेम आपके स्लिप ऑन्स के साथ है। तो जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें खराब होती जाएंगी। सो ड्यू टू द फ्रिक्शन स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल्स कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। एक लिमिट है, उस लिमिट से ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ सकती है। फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टियर। द सोल्स ऑफ द शूज एंड टायर्स ऑफ द व्हीकल्स वेयर आउट ग्रेजुअली व्हेन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबे टाइम तक अगर हम यूज़ करते हैं तो वो खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट, द सर्फेसेज ऑफ स्क्रू एंड बॉल बेयरिंग्स ऑफ मशीन वेयर आउट ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द टू सर्फेसेज। तो अभी हमने बात की थी मशीन्स की, तो दो पार्ट्स जब एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं तो वो पार्ट्स क्या होंगे? डैमेज हो जाएंगे। अगर लॉन्ग रन में एक हर चीज़ की एक लिमिट है, उससे ऊपर चीज़ें खराब होती हैं तो फिर हमें वो पार्ट्स चेंज करने पड़ते हैं। बॉल बेयरिंग की बात हो रही है। बॉल बेयरिंग होती है छोटी छोटी मेटल की बॉल्स होती हैं। वो मेटल की बॉल्स जब हम लगाते हैं तो उन मेटल बॉल्स में की वजह से जो पार्ट्स ऑफ मशीन्स होते हैं वो इजीली मूव कर पाते हैं, राइट। सो बॉल बेयरिंग भी डैमेज होता है और उसको फिर हमें चेंज करना पड़ता है। सो वेज टू इंक्रीज फ्रिक्शन। अब अगर हमें फ्रिक्शन बढ़ाना है यानी कि हमें चीज़ों को रोकना है, फ्रिक्शन अगर हमें बढ़ाना है तो फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए क्या क्या तरीके हैं? बाय मेकिंग बोथ द सर्फेसेस वेरी रफ। जो हम क्या करेंगे, सरफेसेस को रफ बना देंगे, राइट। तभी जो सोल्स होते हैं शूज़ के नीचे या टायर्स होते हैं उसके बीच में आपने ग्रूव्स देखे होंगे, डिज़ाइंस बने होते हैं, हिल्स एंड वैलीज आप बोल सकते हो उनको, ताकि फ्रिक्शन इंक्रीज हो। द लोअर पार्ट ऑफ द सोल ऑफ द शूज टू मेक देयर सर्फेसेस रफ। नाउ बाय ड्राइंग द सर्फेसेस। गीली जगह पर अगर कोई वेट चीज़ें हैं वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, ड्राई सर्फेसेस पर फ्रिक्शन कम होता है। सो ड्राइंग द सर्फेस इज अनदर वे ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। सैंड एंड ग्रेवल आर थ्रोन ऑन स्लिपरी ग्राउंड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो आपने देखा होगा जब हमारे घर पे फ्लोर्स को जब उस पर पॉलिशिंग होती है, फ्लोर्स या टाइल्स पर जब पॉलिशिंग कराते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं, स्लिपरी हो जाते हैं, तो उसके ऊपर वुड का डस्ट आता है, उसको स्प्रिंकल कर दिया जाता है सो दैट जो इतना स्लिपरी फर्श हो गया है वो मतलब लाइक उस पर कोई स्लिप ना हो, राइट। तो ड्राई चीज़ें जैसे सैंड एंड ग्रेवल की बात हुई, सिमिलरली वो वुड वाला जो वुड का जो चूरा होता है
उसको स्प्रेड कर दिया जाता है फ्लोर्स को जो कि स्लिपरी होते हैं, राइट। सो जिमनास्ट ऑफन रब सम कोर्स और रब सब्सटेंस ऑन देयर हैंड। सो जब वेट लिफ्टिंग होती है या जब कुछ इस तरीके की चीज़ें यूज़ होती है, जब हमें चीज़ें होल्ड करनी होती हैं, तो आप देखो कि अगर हमारे हैंड ड्राई हैं, मोस्टली क्या करते हैं ये लोग अपने हाथ पे पाउडर या कुछ और हार्ड सब्सटेंसेस अप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद लिफ्ट करते हैं, तो चीज़ें क्या होती हैं, आराम से लिफ्ट हो जाती हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, स्वेट होता है, ऑयल होता है हैंड में, तो वो ईजीली क्या होती हैं, स्लिप हो जाती हैं। सो ग्रिपिंग के लिए, फॉर बेटर ग्रिपिंग, उसको हमें हैंड्स को अपने ड्राई कर लेना चाहिए। अ कोरस सब्सटेंसेस इंक्रीज फ्रिक्शन। द यूज ऑफ ब्रेक पैड्स कहाँ होते हैं, जब हम ब्रेक लगाते हैं व्हीकल्स में। is another method of increasing friction. The brake pads in a brake system of a bicycle do not touch the wheels until you press the brakes. Wheels अपने आप मूव कर रहे हैं, अपने आप नहीं, हमें मस्कुलर फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, किसके, बाइसिकल में, राइट। तो मस्कुलर फोर्स जब हम और व्हीकल्स में, जो गाड़ी में मैकेनिकल फोर्स वर्क करता है, क्योंकि मशीन से चलती है ना गाड़ी, हम थोड़ा ना चला रहे हैं। बट अगर हम घोड़ा गाड़ी की बात करते हैं, इन सब में क्या होता है, एनिमल्स एनिमल्स इनको पुल करते हैं, तो एनिमल्स का मस्कुलर फोर्स अप्लाई होता है, राइट। तो जब हम राइड कर रहे हैं, बाइसिकल राइड कर रहे हैं, तो जब तक हम ब्रेक्स नहीं लगाते हैं वो इजी मूव करती है। जैसे ही हम ब्रेक्स लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो टायर को रोक देते हैं, ठीक है। सो टायर को जब हम रोक देंगे तो वो रुक जाएगी बाइसिकल। सो यू प्रेस द ब्रेक, वंस द ब्रेक्स आर प्रेस्ड द फ्रिक्शन इज इंक्रीज्ड एंड बाइसिकल्स स्लो डाउन। सो बेसिकली हम ब्रेक्स लगाकर क्या करते हैं, फ्रिक्शन इंक्रीज करते हैं। सो फ्रिक्शन जैसे ही इंक्रीज हो जाएगा, क्या होगा, वो चीज रुक जाएगी। नाउ यू गॉट द कंसेप्ट कि ब्रेक्स जो लगते हैं वो क्या करने के लिए होते हैं, वो बेसिकली फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट इज वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। अभी हमने पढ़ा इंक्रीज फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज किया जाए, अब हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन को बहुत जगह हमें कम करना पड़ता है, जैसे कि मशीन्स में। सो यूजिंग लुब्रिकेंट्स लाइक ऑयल, ग्रीस, ग्रेफाइट पाउडर। तो इसमें क्या होता है, हमें फ्रिक्शन यानी स्मूथ मूवमेंट चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं, ऑयल और ग्रीसिंग करते हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो और आराम से मूवमेंट हो पाए। The lubricants from a thin film between the moving parts and fill the tiny pores and depression on the surfaces that makes the surface smooth and reduces friction। जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ऑयलिंग और ग्रीसिंग क्या करती है कि जो इरेगुलरिटीज होती हैं सरफेसेस में उनको फिल कर देती है और एक स्मूथ सरफेस बन जाती है, और स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन क्या होता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट इज बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग्स और रोल बेयरिंग्स। तो ये छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, ये बेयरिंग्स होते हैं, इनके अंदर ये बॉल्स होती हैं और इसके ऊपर मूवमेंट होता है, तो वो इजी हो जाता है। सो एज रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। हमें पता है रोलिंग फ्रिक्शन, उसमें कम मेहनत लगती है, यानी कि फ्रिक्शन ही कम होता है, यानी इजी मूवमेंट होता है रोलिंग में कंपैरेटिवली स्लाइडिंग के। So ball bearing and roll bearing are also used for decreasing friction। ये यूज किए जाते हैं ताकि और ज़्यादा मूवमेंट स्मूथ हो जाए। So small balls or rollers made of steels are placed between the moving parts। Now by using anti-frictional metals or alloys, metals जो anti-frictional होते हैं कौन से, when steel slides over an alloy of lead, right? So the friction is less than when steel slide on steel। सो स्टील के ऊपर अगर स्टील स्लाइड करेंगे तो वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली अगर स्टील के जो पार्ट्स हैं वो मूव करेंगे लेड्स बेयरिंग पे। तो इसीलिए हेंस बेयरिंग्स आर पैक्ड विद एन अलॉय ऑफ लेड, राइट। नेक्स्ट इज बाय स्ट्रीमलाइनिंग द बॉडी। पानी में और एयर में जब एयरक्राफ्ट मूव करते हैं तो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, बोट्स होती हैं, मरीन्स होती हैं, ये स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब आप देखो बर्ड्स की भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, फिशेस की भी, यानी कि और जब हम पानी में डाइव करते हैं स्विम करने के लिए तो
कैसे कोच बोलता है, ऐसे डाइव करो, राइट। तो अपनी बॉडी को हमें स्ट्रीम लाइन करना होता है। सो स्ट्रीम लाइन करने के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी इजीली क्या करती है, उस पर उसको पानी को या फिर एयर को कट करती है, राइट। सो द शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू air or water is designed in such a way that friction between the objects and the medium through which they move is minimized। तो पानी भी, हमने लिक्विड फ्रिक्शन के बारे में बात की थी, सो पानी भी फ्रिक्शन अप्लाई करता है, एयर भी फ्रिक्शन अप्लाई करता है। सो एरोप्लेन्स, बोट्स एंड पेपर रॉकेट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रीमलाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो ये बेसिकली जो शेप होती है वो इस तरीके की, ये शेप जो होती है ये स्ट्रीमलाइन शेप होती है, राइट। सो फिशेस भी ये इसी शेप की होती हैं, बोट्स भी ऐसे बनाई जाती है, शिप्स भी ऐसे बनाए जाते हैं, एयरक्राफ्ट्स को भी इन्हीं शेप्स में डिज़ाइन किया जाता है सो दैट फ्रिक्शन को क्या करें, रिड्यूस कर पाए, राइट। सो बाय द स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ द बॉडी। नाउ वी हैव न्यू वर्ड्स टू डिस्कस। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स दैट अपोज मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका काम क्या होता है, मोशन को रोकना। नेक्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज दैट आर रिलेटिवली एट रेस्ट। रिलेटिवली यानी एक के ऊपर एक रिलेटिवली रेस्ट कंडीशन में है, and even though an external force is acting on them। तो उनको रोकने के लिए क्या स्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, वो चीज़ें रुकी हुई है, रेस्टिंग मोशन में है। नाउ रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन होता है द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी। एक बॉडी दूसरे सरफेस के ऊपर क्या कर रही है, रोल करके जा रही है, स्लाइड होकर नहीं जा रही। स्लाइड करके जाएगी तो वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, रोल करके जा रही है तो वो रोलिंग फ्रिक्शन है। रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है किसके, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के। तो इसी का एग्जाम्पल था कि अगर आप किसी चीज़ को स्लाइड करके खींचोगे, स्लाइड करोगे तो उसमें ज़्यादा मेहनत लगेगी, कंपैरेटिवली आप उतने ही वेट को अगर रोल करके लेकर आओ तो रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। Now we have the summary points. Friction is the force that acts to resist sliding between two surfaces that are touching। जो क्या करता है, ये resist करता है मूवमेंट को, राइट। सो ये resist करता है स्लाइडिंग between two surfaces that are touching। so touch होना जरूरी है because contact force है। Three types of friction: static, sliding and rolling। Frictions can be increased by making a surface रफ। जितना ज़्यादा सरफेस रफ होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, जितना स्मूथ सरफेस होगा उतना फ्रिक्शन कम होगा, राइट। सो द सोल ऑफ द शूज एंड द टायर्स ऑफ द व्हीकल्स आर थ्रेडेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। सो नीचे जो ग्रूव्स बने होते हैं, टायर्स में भी ग्रूव्स होते हैं, शूज़ के सोल्स में भी होते हैं, वो क्या करने के लिए, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए, ताकि जो कार्स हैं या बाइक्स हैं, स्कूटर्स हैं, ये स्किड ना हो, राइट, स्किड ना हो। और सिमिलरली सोल में होते हैं ताकि हम नीचे ना गिरे, राइट। नेक्स्ट इज व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर अनदर, रोलिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है कंपैरेटिवली स्लाइडिंग के। नेक्स्ट, इन मेनी मशीन्स फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड बाय द बॉल यूजिंग बॉल बेयरिंग्स। बॉल बेयरिंग्स जो छोटी छोटी बॉल्स हैं जो लेड की बनी हुई हैं वो लगा दी जाती हैं। Fluid friction can be minimized by giving suitable shape to the body moving in fluids, यानी streamline body में उनको डिज़ाइन किया जाता है। Now we have the exercises. First is check the correct option. First one, the force produced when two things rub together. So this is called friction. जब दो चीज़ें आपस में rub होती हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है हमेशा, और हीट भी जनरेट होती है। जब हम हैंड रब करते हैं तो हीट जनरेशन होता है। फ्रिक्शन इज यूजफुल, ज़रूरी भी है, प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम भी है। अ फोर्स, इट्स अ टाइप ऑफ फोर्स ऑब्वियसली, सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, राइट। ये यूजफुल भी है हमारे लिए एक प्रॉब्लम भी है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है इसको किसी चीज़ को मूव करने के लिए, और ये टाइप ऑफ फोर्स है। नेक्स्ट इज व्हेन बॉडी इज मूविंग ऑन अ सरफेस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज कॉल्ड द डायनेमिक फ्रिक्शन और द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, राइट। फोर्थ वन इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज independent of the area of surface in contact. So let's move to the next one.
which is point number 5. What is the most common way to reduce friction? क्या कर सकते हैं हम friction को reduce करने के लिए? So this is lubrication. Lubrication कर सकते हैं हम ताकि friction reduce हो जाए. Next is fill in the blanks. So children, first fill up is friction oppose the motion between the surfaces in contact with each other. Second fill up, friction occurs due to the irregularities between the two surfaces. Third one, sliding friction is less than static friction. Fourth, drying the surface is another way of reducing friction. And the last one, friction can be minimized by giving suitable shape to bodies moving in the fluids. So children, next is true and false. First one way to reduce friction is to reduce area of contact with the ground. This is false. Next, one way to reduce friction is to use rough surfaces. So rough surfaces से तो friction क्या होता है, बढ़ता है. So this is again false. One way to reduce friction is to use lubricants such as oil. This is true. Oiling करते हैं, greasing करते हैं. Next, both have no friction because they do not travel on the ground. So this is false क्योंकि water में भी friction होता है. Next, tires have grooves to reduce friction. This statement is true. So tires में और shoes के soles में क्या होते हैं, grooves होते हैं, right? So let's move to the next one, and that's all for this chapter, kids. Hope you have understood well this chapter, friction as a force. So friction के बारे में बहुत कुछ हमने पढ़ा आज, और इसके बारे में और ज़्यादा हम अपनी नेक्स्ट और हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, right? So we will meet in the next class of science. Till then, stay connected. Bye.